हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल HD क्लासेस पे। फ्रेंड्स, हमारा वास्तविक संख्या चल रहा है 10th क्लास का जो मैथ है। तो चलिए हम डायरेक्ट लेसन पे चलते हैं अपने कि वास्तविक संख्या क्या होती है और हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। रियल नंबर्स संख्याएं हैं तो यहाँ पे एस कर लीजिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं मैंने बताया था, 0 से माइनस में जाइए, 0 से प्लस में जाइए, या फिर वो भिन्न हो या फिर वो रूट हो। ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, या वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। ठीक है, दोनों संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे 0 से आप प्लस में 1 जाइए, 2 जाइए, 3, 4, यहाँ पे मान लीजिए कि 7/4 है, 11/13 है। यहाँ पे माइनस में जाइए आप, -1, -2, -3 या -4, 5/6 है या -7/8 है। ठीक है, रूट में भी आप जा सकते हैं। रूट मतलब करणी में 6 है, करणी में 8 है। ठीक है, करणी में मान लीजिए 11 है, माइनस करणी में 12 है। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आपको मतलब आपके सामने जितनी भी संख्याएं दिखाई देती हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये चलना है हमें इस लेसन पे। वास्तविक संख्या वैसे तो दे रखा है, लेकिन हमारा लेसन जो है वो भाग पे आधारित है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं दे रखा है और इसको हमें स्ट्रक्चर में बनाना है। स्ट्रक्चर में क्या बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ 13 लिख दिया। 13 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 4Q + 1। ठीक है, 4Q + 1 लिख सकते हो। देखिए कैसे, Q की जगह पे अगर 3 रख दिया जाए तो देखिए 4 × 3 + 1 = आ गया 13। वैसे ही 17 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको भी 4Q + 1 लिख सकते हो। कैसे, 4 की जगह पे Q की जगह पे 4 रख दो, 4 × 4 + 1 = 17। आप 17 को जरूरी नहीं है कि यही लिख सकते हो और भी बहुत स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। जैसे 17 है, 17 = 3Q प्लस में 2 भी लिख सकते हो। क्या Q की जगह पे रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो 3 × 5 + 2, देखो 3 × 5 = 15 और +2 17। यही इसी बेस पे हमारा पूरा का पूरा लेसन जो है आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। बात ये है कि अब ये लाएंगे कैसे। ठीक है, ये लाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और मैं इसको बताता हूँ कैसे ये सब होता है। देखिए, किसी भी संख्या में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें आप अगर 3 से वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अगर मान लीजिए Q टाइम्स जाता है तो यहाँ शेषफल क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। 3 तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप किसी संख्या में कोई भी संख्या हो A B C D, ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर इसमें 4 से भाग देते हैं, Q टाइम्स जाता है, यहाँ पे शेषफल बच क्या सकता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो शेषफल 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 तो जाएगा नहीं। ठीक है, वैसे ही पता नहीं खराश क्यों है। वैसे ही अगर हम आए 5 पे, अगर कोई भी संख्या हो, मान लीजिए A हो, कोई संख्या A है और Q टाइम्स जाता है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 तो आएगा नहीं शेषफल। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो शेषफल बचता है इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, मतलब शेष बचा हुआ। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या हो A और उसमें हम भाग देंगे B से, और Q टाइम्स जाएगा
और यहाँ पे शेषफल आएगा आर, तो आप बताइए आर बी से छोटा होगा या नहीं? आर जो है वो बी से छोटा होगा या नहीं? आर बी से छोटा होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब शेषफल निकाले थे तो 3 से छोटा था। देखिए 3 से छोटा 2, या तो 0 आया, या तो 1 आया, या तो 2 आया। आप किसी संख्या में भाग दे लीजिएगा, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए यानी कि ये जो आर है, आर ये तो बड़ा होगा, ये बड़ा का चिन्ह है, या इक्वल होगा 0 से। देखिए 0 से छोटा नहीं है, माइनस में कोई नहीं गया है, ठीक है। और छोटा होगा किससे? बी से, ठीक है। बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। या तो इसको समझ लीजिए या तो इसको रट लीजिए। भाई रटना क्या है, ये तो समझने की बात है। कोई भी शेषफल आता है तो बी इसको मानते हैं हम लोग, बी, ठीक है। तो कोई भी संख्या आता है तो वो भाजक से छोटा ही रहता है, ठीक है। तो ये रटना का कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि अगर कोई भी संख्या दे रखा हो, कोई भी संख्या मान लीजिए कि 17 दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पे 17 दे रखा हो, ठीक है। और बोल रहा है कि आप 5 से या 3 से भाग दीजिए, तो 3 5 15, शेषफल क्या आया? 2, ठीक है। यानी इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 17 बराबर 5 में 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 और प्लस में 2। अगर यहाँ पे 16 दे दिया तब क्या करोगे आप? 3 × 5 प्लस में 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 दे दिया तब क्या करोगे आप? 3 × 5 प्लस में 0। अगर यहाँ पे आपका 14 दे दिया तो 3 × अब 4 करोगे यहाँ पे प्लस में 2। अगर यहाँ पे 13 दे दिया तो 3 × 4 प्लस में 1। अगर यहाँ पे आपका 12 दे दिया तो फिर से 3 × 4 प्लस में 0। यानी कि किसी भी, अगर यहाँ पे 16 दिया होता, नहीं यहाँ पे 18 दिया होता, 18, तो 3 × 6 प्लस में 0। यानी कि कोई भी संख्या हो हम इतने के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसको q मान लिया जाए तो, यदि इसको q मान लिया जाए, कोई भी संख्या यहाँ आए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी संख्या यहाँ पे आए कोई मतलब नहीं, यहाँ पे q मान लिया जाए तो किसी भी संख्या को, अगर यहाँ पे 3 रखा जाए तो किसी भी संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जितना आपका शेषफल आएगा, जितना आपका शेषफल आएगा उतने प्रकार से किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 है तो आपका 3 प्रकार से शेष आया, 0 2 1, तो 3 प्रकार से किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या से भाग ले लीजिएगा, या तो 2 शेषफल आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, और इसके स्थान पे q रख दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे अगर यही 17 ही है, अगर 17 ही है, 17 ही है, अगर कोई बोले 5 से भाग दीजिए आप, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, कटपिट 2 शेषफल आया, ठीक है। यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 प्लस में 2, यानी कि 17 बराबर 5 गुणे में 3 प्लस में 2, ठीक है। तो 3 को अगर हम q मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम q मान लेते हैं, कोई भी संख्या आए q ही यहाँ पे रखा जाएगा। 3 को q मान लेते हैं अगर, तो 17 को क्या लिख सकते हैं? 5 × q प्लस में 2। अब यहाँ पे 16 आ जाए, अगर 16 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 × q प्लस में 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 आ जाए तो 5q प्लस में 0। अगर यहाँ पे 14 आ जाए तो 5q प्लस में 4। अगर यहाँ पे 13 आ जाए तो 5q प्लस में 3। अगर यहाँ पे 12 आ जाए तो 5q प्लस में 2, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए आपका 11 तो 5q प्लस में 1। अगर आ जाए 10 तो 5q प्लस में 0। अब देखिए शेषफल आ रहा है 0, 0 के बाद 4, देखिए 0 0 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 0 आ जा रहा है, 0 के बाद फिर 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 नहीं जाएगा,
5 नहीं जाएगा क्योंकि r जो है वो हमेशा भाजक से छोटा रहता है, ठीक है, यानी कि इसे हम b कहते हैं और b से छोटा रहता है हमेशा। आप देखिए, यानी कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या यहाँ पे हो, आप 5q प्लस में या तो 0 रहे, 5q प्लस में या तो 1 रहे, 5q प्लस में या तो 2 रहे, 5q प्लस में या तो 3 रहे, 5q प्लस में या तो 4 रहे, इसी के फॉर्म में आएगी कोई भी संख्या अगर 5 से भाग दिया जाए तो। यानी कि किसी भी संख्या को आप 5q प्लस 0 या तो 5q प्लस 1 या तो 5q प्लस 2 या तो 5q प्लस 3 या तो 5q प्लस 4 के प्रारूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, हम एक बार लेके दिखाते हैं आपको, आप समझिएगा थोड़ा। ये नंबर सिस्टम जो है थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चों को, हमारे लिए तो बहुत फेवरेट ये है, बहुत मज़ा आता है इसे हल करने में, लेकिन मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी बोरिंग लगता था, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल आपको नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, 5 2 3 4, इसमें 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, कट पिट 2, 0 बढ़ाया 3, 5 चौक 20, कट पिट 3, 5 छक 30, कट पिट 4। देखिए अगर इसको क्यू मान लिया जाए तो 5 इंटू क्यू, इसमें इससे गुणा किया जाता है और प्लस में 4, देखिए इसमें दिया होगा, देखिए ये है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, अगर आप समझ रहे हैं तब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तब मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी संख्या फिर से ले लीजिए, 3 2 1 0 9 5, इसमें 5 से गुणा कीजिए, 5 छक 30, कट पिट 2 1, 5 चौक 20, कट पिट 1 0, 5 दूनी 10, कट पिट 9, 5 एकम 5 4, फिर 5 5 9 45, कट पिट यानी कि शेषफल क्या आया 0। आप देखो अगर इसे क्यू मान लो तो क्या 5q प्लस में 0, आप देख लो ये प्रारूप आ गया। किसी भी संख्या को आप इसके प्रारूप में लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी संख्या को इसके प्रारूप में लिख सकते हो। यदि देखिए, यदि यहाँ पे 5 है, अब देखिए, अब एक बात और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5q है, 5q यानी कि 5 से उस संख्या में भाग दिया गया है, तो किसी भी संख्या को आप 5 प्रकार से लिख सकते हो। यदि यहीं पे 6q देता, 6q यहाँ पे 6q लिखता और बोलता कि आप बताइए कि किसी भी संख्या को 6q प्लस 0 यानी कि 6q केवल रखिए, 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q, तो 3 यहाँ पे हो गया, या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि हाँ लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में आप 6 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में आप 6 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो या तो 0 बचेगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, ठीक है। यानी कि आपने जितने भी शेषफल बचने की आशंका थी उन सभी शेषफलों को आपने दे दिया है। तो ये सत्य है कि किसी भी संख्या को इतने के प्रारूप में लिखा जा सकता है, या तो ये 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 या तो ये। आप देख लीजिए, मैं कोई भी संख्या उठाता हूँ 950, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 6 से भाग देता हूँ, 6 कम 6 3 5, 6 5 30, कट पिट 5 0, 6 9 54 और 6 8 48, ठीक है, दिखाई दे रहा है 48, कट पिट 2। यानी अगर इसको q मान लिया जाए तो क्या इसे लिखा जा सकता है 9q, मतलब 950 इक्वल क्या हो सकता है 6q और प्लस में 2। आप देख लीजिए 6q प्लस 2 कहीं हो ना कहीं होगा, देखिए 6q प्लस 2, ठीक है। तो किसी भी संख्या को किस किस प्रारूप में लिखा जा सकता है, यही है आपका लेसन, ठीक है। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आ रहा है तो टोटल यही है लेसन आपका, इससे हट के कुछ नहीं है, ठीक है। और आप मुझसे क्लास ले लीजिए, 2-3 क्लास में ये ख़त्म कर देंगे। और आपको अगर थोड़ा सा भी मेरा सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, ये कंफर्म है, मेरा गारंटी है। क्योंकि अब समझाने का तो इतना प्रयास कर रहा हूँ मैं,
इतना समझा दे रहा हूँ कि आपको तो कंफर्म है कि समझ में आ जा रहा होगा। तो देखिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखा है। देखिए अगर क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था और दूसरा क्वेश्चन भी था, पता नहीं क्या कराया था मैंने, याद नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करा दिया था मैंने, तो दूसरा क्वेश्चन एक लिखता हूँ अपने आप ही। क्या किसी धनात्मक पूर्णांक को 5q + 0 मत कीजिए, 5q या 5q + 1 या 5q + 2, आप 3 रख लो यहाँ पे, या 5q + 4 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यूक्लिड प्रमेय एक होता है, उसी को यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, किसी संख्या में भाग देके, यदि मान लीजिए कि कोई संख्या है a, अगर उसमें भाग दिया आपने b से और q टाइम्स गया और शेषफल आपका r आया, तो b × q यानी कि b × q प्लस में r करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, a के बराबर आएगा, ठीक है, a के बराबर आएगा। और मैंने बताया था कि ये जो रिमाइंडर परमानेंट 0 से या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल में रहेगा, और छोटा किससे रहेगा, b से, यानी कि जिससे भाग दिया जाएगा उससे परमानेंट छोटा रहेगा, यानी कि भाजक से r परमानेंट ही छोटा रहेगा, ठीक है, ये कन्फर्म है। तो देखिए और इसी को क्या कहते हैं, छोड़िए उस बात को कि क्या कहते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मैं बता ही देता हूँ, इसको यूक्लिड प्रमेय कहते हैं, ठीक है, इसी को यूक्लिड प्रमेय कहते हैं यार, और कुछ नहीं होता है यूक्लिड प्रमेय, इसी को यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड प्रमेय क्या कहते हैं, यूक्लिड प्रमेय। हमको तो लग रहा है कि यूक्लिड प्रमेय इतना बच्चा था, क्यों बच्चा था भाई, और इसको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया गया कि मतलब ये हमको बहुत कठिन लगने लगा। और क्यों छोटा था, क्योंकि आप लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो यार, आपने 5 में भी पढ़ा होगा, 4 में भी पढ़ा होगा, मतलब जब से आपने डिवाइडिंग करना शुरू किया तब से ये सब जानते हैं। तो जब आप छोटे पे ही ये जानते थे, यानी कि यूक्लिड छोटा था, यूक्लिड कुछ है ही नहीं, और यूक्लिड के नाम से इतने लोग डर जाते हैं कि प्रमेय क्या होता है, इसको देख के डर जाते हैं, a = bq + r कहाँ से आए भाई साहब। आप कल का क्लास देख लीजिए, आज का क्लास देख लीजिए, ये सब समझ में आ जाएगा आपको कि है ही कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, यही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक को 5q या 5q + 1 या 5q + 3 या 5q + 4 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी नहीं, यहाँ पे प्रत्येक कीजिए, प्रत्येक, क्या प्रत्येक, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे, हल करोगे, ठीक है, हल करोगे इसे, हल क्या करोगे, तो लिखोगे यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड प्रमेय के अनुसार भाई साहब क्या लिखोगे यहाँ पे, यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, a = bq + r होता है, ठीक है, जहाँ पे r होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। कैसे होता है मैंने पहले बताया है, बहुत बार उसको जिक्र कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप क्या करोगे, ये b के जगह पे क्या लिखे हैं भाई साहब, ये 5 लिखे हैं, 5, यानी कि यहाँ पे आप भी लिख दोगे 5q + r, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे
कि इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी r जो है वो तो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, या तो b से छोटा होता है, ठीक है। यानी कि r कितने प्रकार का हो सकता है, तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा है ये, ठीक है। और 5 से छोटा क्यों है ये भी मैंने कल बताया था आपको। अब देखिए आप, यानी कि r के जगह पे या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ठीक है। यानी कि इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 5q प्लस में 0, तो 0 को हम हटा देते हैं क्योंकि 0 को जोड़िए या घटाइए कोई अंतर नहीं पड़ता है। या इसे क्या लिख सकते हैं 5q प्लस 1, या इसे क्या लिख सकते हैं 5q प्लस 2, या इसे क्या लिख सकते हैं 5q प्लस 3, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं 5q प्लस 4। अब देखिए, यानी कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनको 5q के रूप में लिख सकते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें एक शेष आएगा तो उसको हम 5q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 2 शेष आ रहा होगा तो 5q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 3 शेष आ रहा होगा या 4 शेष आ रहा होगा तो इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कि सभी प्रत्येक संख्या, प्रत्येक धन पूर्णांक को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 5q प्लस 1, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो भाई साहब 5q दिया है तो 5q, ठीक है भाई साहब, 5q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। 5q प्लस 1, हाँ ठीक है। 5q प्लस 3 के रूप में चले गए और 5q प्लस 4 दिए हैं। भाई साहब आप ये बताइए, आपने 5q प्लस 2 क्यों नहीं दिया, इससे क्या दुश्मनी है आपकी? भाई साहब क्या दुश्मनी है इससे, क्यों नहीं दिए आप? जबकि 5q प्लस 2 के प्रारूप में भी कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनको लिखा जा सकता है, यानी कि उन संख्याओं को आपने छोड़ दिया और यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, आप बोल रहे हैं क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को इतने के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है भाई साहब? क्योंकि आपने 5q प्लस 2 नहीं दिया है, यहाँ पे 5q प्लस 2 नहीं दिया है, जबकि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो इनके प्रारूप में लिखी जाएंगी और इन संख्याओं को आपने छोड़ दिया है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक है। अगर आपने ये दिया होता कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है तो मैं बोल देता कि हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन आपने 5q प्लस 2 को छोड़ दिया, इसलिए मैं बोल दूंगा कि नहीं लिखा जा सकता है। प्रत्येक को नहीं लिखा जा सकता है, कुछ को लिखा जा सकता है, लेकिन आपने बोला है कि प्रत्येक को लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। क्यों, कैसे लिखा जा सकता है? आपने तो 5q प्लस 2 छोड़ दिया, जबकि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 5q प्लस 2 के प्रारूप में आएंगे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जानने के पहले हम थोड़ा सा 1-2 चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। सम और विषम को लेकर, यानी इवन और ऑड को लेकर। देखिए ये कुछ होती हैं सम संख्याएं, ठीक है, और कुछ होती हैं विषम संख्याएं। भाई साहब विषम संख्या और सम संख्या में अंतर क्या है? आप लोग जानते हो कि इसमें 2 से भाग देने पे ये चल जाता है, ठीक है। यानी कि 2 से भाग देने पे ये पूर्णतः विभाजित हो पाता है, और इसको 2 से भाग देने पे ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहेंगे, और जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे। ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हमारा कहने का ये मतलब है कि किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किसी सम संख्या से करते हैं तो जो संख्या आएगी वो सम होगी या विषम होगी? तो आपका आंसर होगा कि सर सम होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी सम संख्या का आप गुणा विषम संख्या से कर दिए, भाई साहब विषम संख्या से कर दिए, तो भाई साहब क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे कि सम ही संख्या आएगी, ठीक है। मैं बोलूं अगर विषम संख्या का गुणा, विषम संख्या का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या से हो जाती है, तब क्या आएगा? तो आप बोलेंगे कि
इसमें विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, ये 3 बातें याद रखिए। आगे और 3 बातें हैं। अब अगले 3 बात क्या है, तो आप देखिए, किसी भी सम संख्या में अगर एडिंग करते हैं किसी भी सम संख्या का, यानी किसी भी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है हमें, वो संख्या मतलब किसके प्रारूप में आएगी, सम आएगी या विषम आएगी, तो आप बोलेंगे कि सर सम आएगी। ठीक है, और किसी भी सम संख्या में आप विषम संख्या को जोड़ते हैं, विषम को, तो क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, और किसी भी विषम में प्लस करते हो विषम का, तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, ये आप लोग 1-2 बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा, तो आपको जब हैबिचुअल हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएंगी। ये 6 चीज़ें इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगी आपके फर्स्ट लेसन में। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जान जाएंगे, इसको समझ लेंगे आप, तो मैं जो है कि आपको समझा पाऊँगा बहुत अच्छे से। देखिए, कोई भी सम संख्या है, जैसे मान लेते हैं 6, अगर इसमें 8 से गुणा करते हैं, 8 से, तो देखिए 8 48, देखिए ये सम संख्या है, 48 में 2 से भाग देंगे तो आराम से आएगा। जैसे 2 में 2 से गुणा कीजिए ना, 4, 2 में 3 से गुणा कीजिए, 6, देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, आंसर क्या निकल के आया, सम आया। आप 8 में आप 7 से गुणा कर दीजिए, ये आया 56, 56, ये क्या, कौन सी संख्या है, ये 56 में 2 से भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या का गुणा करेंगे आप, तो सम संख्या आएगा। ठीक है, लेकिन वही विषम संख्या में विषम संख्या से आप गुणा कीजिए, जैसे 3 में 3 से गुणा कर दीजिए, देखिए 9 विषम संख्या आ गया। ठीक है, आप 5 में 7 से गुणा कीजिए, देखिए 35, ये भी विषम संख्या आ गया। आप 7 में 11 से गुणा कर दीजिए, देखिए 77, ये भी विषम संख्या आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे इस प्लस वाले पे। ये मल्टीप्लाई वाला तो मैंने बता दिया आपको, ये प्लस वाले पे चलते हैं अब। देखिए, कोई भी सम संख्या है, मान लेते हैं 6, और इसमें 8 को प्लस करते हैं, यानी सम में सम को जोड़ते हैं, तो ये आता है 14। ठीक है, यानी कि 14 क्या है, एक सम संख्या है। देखिए सम में सम को जोड़ा, सम आ गया। आप सम फिर से ले लीजिए कोई, आप 12 ले लीजिए, और प्लस में इसको 22 जोड़ दीजिए इसमें, यानी कि 4 3, ये आ गया 34। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। आप क्या काम कीजिए कि सम में विषम को जोड़िए, यानी कि 8 में +7 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए 15, ये देखिए 15 क्या है, एक विषम संख्या है भाई साहब। मतलब सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है। ठीक है, ये कन्फर्म है। आप देख लीजिए यहाँ पे भी, आप अगर 4 में +3 करेंगे तो 7 आएगा भाई साहब। मतलब कहने का मतलब ये है कि सम में विषम को जोड़िए या विषम में सम को जोड़िए, आना विषम ही है। ठीक है, विषम भी ले लीजिए, 3 में 4 जोड़िए, बात तो वही हुई, 7 ही आएगा। ठीक है, और विषम में विषम को जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा। 7 में 7 को जोड़ दीजिए, +7, देखिए 14, ये क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, आप 11 ले लीजिए और एक 13 ले लीजिए। ठीक है, 4 2 24, ये देखिए 24 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी सम संख्या में अगर गुणा करते हैं सम संख्या से तो आता है सम संख्या। यानी कि किसी भी इवन नंबर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इवन नंबर ही आना है। ठीक है, रिजल्ट में अगर किसी भी सम संख्या में विषम संख्या से गुणा किया जाए, यानी कि किसी भी इवन का ओड से गुणा किया जाए तो इवन आना है। ठीक है, और किसी भी ओड में ओड से गुणा किया जाए तो ओड आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी विषम संख्या में अगर विषम संख्या से गुणा करें तो विषम संख्या आएगा। अगर किसी भी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ दीजिए, सम संख्या आएगा। सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दीजिए, विषम संख्या आएगा। और विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़िए आप, सम संख्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, अगर आप नोट कर रहे हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हम चलते हैं अब आगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि दिखाइए कि आपका उदाहरण नंबर 3 को हम हल करते हैं, ठीक है। नहीं, उदाहरण नंबर 3 को नहीं हल करते हैं, हम हल करते हैं पहले अपने आप से, अपना एक क्वेश्चन बनाकर। फिर से किताब पे जब चला जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं आपको कुछ ऐसा इतना क्वेश्चन करा दूँ कि आपको एकदम समझ में आ जाए, ताकि आप जब बुक पे चढ़ें, आप जब बुक का क्वेश्चन करने जाएं, या वो एग्जाम्पल हो या वो एक्सरसाइज हो, तो आपको एकदम लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ और ये कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि क्या नहीं, क्वेश्चन है उसी फॉर्म में लिखता हूँ, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक, ठीक है, विषम पूर्णांक को, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को, ठीक है, 4q + 1 4q + 3, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध टाइप का करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यूक्लिड प्रमेय लेना ही है, ठीक है। और यूक्लिड प्रमेय क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मैंने बताया था आपको। देखिए इसमें भी यूक्लिड प्रमेय से लेंगे, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। आप क्या करोगे? यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है? a = b³ + r होता है, लेकिन r को क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। आपने b की जगह पे क्या दिया है? 4 दिया है। मैं क्या करूँगा? b की जगह पे फिर से मैं भी 4 ही रख लूँगा, 4³ + r। अब यहाँ पे r क्या आ सकता है? r = 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि r = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से छोटा होना है इसको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख क्या सकते हैं? किसी भी प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या को, यहाँ पे विषम की बात अभी नहीं करूँगा मैं, प्रत्येक धन पूर्णांक विषम संख्या को, नहीं, प्रत्येक धन पूर्णांक को आप किस किस रूप में, किस किस प्रारूप में लिख सकते हैं? 4q + r के, ठीक है। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 4q, इसको लिखा जा सकता है 4q + 1, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। इतने टाइप्स में लिखा जा सकता है। बीच में मैं या कर देता हूँ, या तो 4q, या तो 4q + 1, या तो 4q + 2, या तो 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए क्यों 1 2 3, क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, ठीक है। 0 से बड़ा नहीं, 0 का इक्वल या बड़ा और b से छोटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक धन पूर्णांक को तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब बोल दिया प्रत्येक धन पूर्णांक विषम, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे विषम की बात आ गई। अब हमें देखना है कि प्रत्येक संख्या को तो ये लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विषम संख्या को क्या क्या लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ जो 4q आया है, 4q, इसीलिए मैंने समझाया था, पहले ही समझा दिया था आपको। यहाँ पे 4q जो आया है, ये देखिए, ये है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, ये है सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या में किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे, या वो सम हो या विषम, सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करोगे आप, तो क्या होगा? वो तो आंसर आ जाएगा सम आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये भी सम संख्या है, किसी भी संख्या में गुणा किए आप, तो यहाँ तो सम आ गया, यहाँ तो सम आ गया, लेकिन आप जोड़ क्या रहे हो? एक क्या है? विषम संख्या, एक क्या है? विषम संख्या है। अब आप बताइए कि किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है? मैंने पीछे बताया था, किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम आएगा आंसर। देखिए, यानी कि यहाँ पे विषम,
विषम। अब देखिए ये भी सम आएगा। यार डरा दिए ये लोग मतलब यार वो यहाँ पे क्लास चल रही है, पीछे पटाखा बजा दिया, कोई बम बजा दिया। पटाखा भी नहीं था, बम था वो। अब देखिए यहाँ पे ये है सम संख्या, यानी कि किसी भी सम में मतलब देखिए 4 सम है और किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आप तो सम आ जाएगा। और ये भी 2 भी क्या है, सम है। ठीक है, तो अब बताइए सम में सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। यहाँ पे भी 4 सम संख्या है, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सम होगा। ठीक है, और देखिए ये 3 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि किसी भी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, विषम आएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q + 1 4q + 3 के, अरे यार ये लोग तो 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 4q + 1 वाला स्ट्रक्चर क्या आया, विषम संख्या आया। ठीक है, और 4q + 3 वाला स्ट्रक्चर क्या आया, विषम संख्या आया। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q + 1 4q + 2 नहीं 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई भाई साहब। अगर ये सम संख्या है इसमें विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ये सम संख्या इसमें विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। यानी कि प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ से सिद्ध हो गया भाई प्रत्येक संख्या को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं, और सम संख्या ये होगी और विषम संख्या ये होगी, यानी प्रत्येक विषम संख्या को इतने रूप में लिखा जा सकता है, आंसर। ठीक है, तो अब हमको ये लग रहा है कि टाइम तो हो गया 37, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं यार, पढ़ाई में सब कुछ है। अब हमको ये लग रहा है कि हमको अब किताब बुक पे चले जाना चाहिए और एक एग्जाम्पल ले लेना चाहिए आपका। और वो एग्जाम्पल क्या है, तो आपके अरिहंत बुक की फर्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1। और उदाहरण नंबर 1 क्या है आपका कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यदि हाँ तो q एक पूर्णांक है, जहाँ नहीं बोल रहा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्योंकि बोर्ड पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अपने उत्तर को सत्यापित
कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अच्छा ये बताइए, इसका आंसर तो आप अभी निकाल दिए होंगे, जिस अगर पीछे से आपने शुरू से क्लास देखा होगा, अगर देखे होंगे आप, तो आप निकाल दिए होंगे इसका आंसर। खैर मैं करा देता हूँ और डिटेल्स में करा देता हूँ जिस तरह से आपको चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे हल। भाई साहब हल तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हल नहीं रहती तो आज लोग हम नहीं रहते। क्योंकि भाई साहब अगर खेत नहीं रहता, खेत रह के क्या करता, उसमें अनाज ही नहीं होता। भाई साहब हल था तभी तो अनाज हुआ, अगर हल ही नहीं होता तो खेत ही नहीं जोते होते, अगर खेत ही नहीं जोते होते तो आज लोग अनाज नहीं होता, अनाज नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। चलिए फिर, लेकिन वो वाला हल नहीं है, ये सॉल्व वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को Q 4Q+2 के रूप में लिखा जा सकता है यदि जहाँ Q एक पूर्णांक है। आप यूक्लिड प्रमेय को लीजिए, यूक्लिड प्रमेय, हमेशा यूक्लिड प्रमेय का आप हेल्प लीजिए। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है आपका, A = BQ + R। ठीक है, R जहाँ क्या है, 0 से बड़ा है या इक्वल है, और B से छोटा है। आपने B को क्या लेकर रखा है, 4 ले रखा है। भाई साहब मैं भी 4 लूँगा, 4Q + R, यानी कि R क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और छोटा किससे होगा, 4 से। यानी R हो क्या सकता है, R = 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, यानी कि A बराबर यहाँ पे प्रत्येक संख्याओं को क्या लिखा जा सकता है, A = 4Q, एक तो 4Q + 0 लिखा जा सकता है, या तो 4Q + 1, या तो 4Q + 2, या तो 4Q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को कितने रूप, किसके प्रारूप में लिखा जा सकता है, 4Q के रूप में, 4Q + 1 के रूप में, 4Q + 2 के रूप में, 4Q + 3 के रूप में। और आप देख क्या रखें भाई साहब, 4Q + 2, मतलब दिमाग आपका सही है या नहीं। आप ये बताइए, 4Q + 2 एक ही आप दे रखे हैं, जबकि 4Q के रूप में भी कुछ संख्याएं आ सकती हैं, 4Q1 के रूप में भी आ सकते हैं, 4Q + 2 के रूप में भी आ सकती हैं, आपने 4Q + 3 के भी रूप में आ सकते हैं, आपने 4Q + 2 दे रखा है। आपने क्वेश्चन क्या दिया है, डायरेक्ट ये तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आप आंसर क्या बोलोगे डायरेक्ट, आंसर क्या बोलोगे डायरेक्ट, आंसर बोलोगे कि नहीं। अब क्यों नहीं, तो देखिए क्यों नहीं, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को ठीक है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q या 4Q + 1 या 4Q + 2 या 4Q + 3 के रूप में ही लिखा जा सकता है, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक को केवल ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, केवल 4Q + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक, बात समझ में आ गई। भाई साहब ये बोल रहे हैं क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो
चलिए फिर इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं। एक बार मैं इसको समझा ही देता हूँ कि क्या है चीज़ और क्या क्या इसमें करना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका उदाहरण नंबर 1, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज हो जाएगा क्या, पता नहीं यार, उदाहरण मैं ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट उदाहरण ही लिख देता हूँ। उदाहरण नंबर 1, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने देखा कि यार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को या तो 4q के रूप में लिखा जाएगा, या तो 4q + 1 के रूप में, या तो 4q + 2, या तो 4q + 3। यानी कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो जिसे 4q + 0 के रूप में लिखा जाएगा, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4q + 2 के 1 के रूप में लिखा जाएगा, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 4q + 2 के रूप में लिखा जाएगा, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 4q + 3 के रूप में लिखा जाएगा। और क्वेश्चन में ये पूछ रखे हैं भाई साहब कि 4q + 2 ही के रूप में क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता। अब तो यहाँ से डायरेक्ट ही दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने उसको क्या कहते हैं डिस्क्राइब भी कर दिया है कि क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3 के रूप में ही लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक को केवल, यहाँ पे केवल पे ध्यान दीजिए, केवल एक 4q + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन इस क्लास को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन क्या कहते हैं यार, क्वेश्चन आ रहा है बार-बार क्लास के जगह पे, बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं कल जारी। और ये क्लास जो है परमानेंट डेली बाय डेली 4 बजे क्या हो जाएगी, लाइव हो जाया करेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको क्या क्या करना चाहिए हमारे लिए, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। भाई साहब ये यूट्यूब पे सभी बोलते हैं और ये आप लोग जानते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अपने भाई के लिए जो करना होगा करिएगा, ठीक है। तो रखते हैं कल, अब कल जारी करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बाय।